नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम हिंदी के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो लगभग प्रश्न ऐसे ही आएंगे और लगभग आपके पेपर में इन्हीं टॉपिक्स से प्रश्न आने वाला है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है यशोधरा, दूसरा ऑप्शन है जयद्रथ, तीसरा ऑप्शन है द्वापर और चौथा ऑप्शन है प्रिय प्रवास। तो कौन सी रचना ऐसी है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? आपको पता है जो नीचे दिख रहा है प्रिय प्रवास, यही एक ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक दंत शब्द है। एक दंत शब्द क्या है? रूढ़ है, यौगिक है, योग ऋण है, कोई नहीं। तो पहले ये जान लेते हैं कि रूढ़ क्या है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन शब्दों को अगर आप उसके टुकड़े करो तो टुकड़े करने पर उनके अलग अलग कोई मतलब ना निकले। जैसे पल या जल या पर, अगर आप पर में से पा और रा को अलग कर दो क्या उस शब्द का कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलता। जल है, जा में से जा और ला अलग कर दो कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकल। मतलब दोनों शब्दों को, दोनों अक्षरों को अगर आप अलग कर दो तो कोई मतलब नहीं निकलता। ये हमारा होता है रूढ़ शब्द। बात करें यौगिक शब्द की, तो यौगिक शब्द में क्या होता है कि वे शब्द जिनमें जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उन दोनों शब्दों का भी अपना अलग अलग मतलब होता है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में विद्या शब्द का भी अपना अलग मतलब है और आलय का भी मतलब होता है। आलय का मतलब होता है घर। दोनों का अलग अलग मतलब हो तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और योग ऋण क्या होता है? योग ऋण शब्द उन दोनों शब्दों का कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन वो किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। तो आपको पता है एक दंत, ये तीसरे की ओर संकेत करता है। एक दंत शब्द जो है, क्योंकि ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक दंत योग ऋण शब्द है ये, तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऐसा क्यों जाएगा? एक दंत किन्हें कहा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दीजिएगा कि एक दंत किसे कहा जाता है, जो क्योंकि ये तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है योग ऋण। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ये आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है? इनमें से कौन सा समृद्ध शब्द है? बड़ा आ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने सबको कवर कर लिया है। बड़ा आ, ए, औ और उ। तो समृद्ध शब्द कौन सा है? तो आइए आपको पहले हम बताएं समृद्ध क्या है, अर्ध समृद्ध क्या है। तो बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये जो होता है बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या होता है? ये समृद्ध शब्द होता है। कौन कौन आपको बता दें हम। बड़ा आ और बड़ी ई, ये होता है समृद्ध शब्द। ठीक है। अर्ध समृद्ध क्या होता है? नहीं नहीं सॉरी, बड़ी ई और बड़ा ऊ। समृद्ध वर्ड जो होता है वो बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है, यानी कि माफ़ी चाहेंगे, समृद्ध शब्द जो होता है वो बड़ी ई और क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। अर्ध समृद्ध क्या होगा? इसी को आधा कर दो, छोटी ई और छोटा ऊ, ये क्या होता है? अर्ध समृद्ध होता है। यानी समृद्ध शब्द होगा बड़ी ई और बड़ा ऊ, और अर्ध समृद्ध क्या होगा? छोटी ई और छोटा ऊ होता है। विवृत शब्द क्या होता है? विवृत जो होता है बड़ा आ, ए और औ। विवृत जो होता है वो होता है बड़ा आ, ए और औ। और अर्ध विवृत इसी का आधा कर दीजिए, छोटा आ, ए, ओ, बस इतना। ठीक है। अग्र स्वर की बात करेंगे, लेकिन इसमें आपको बताना है समृद्ध वर्ड कौन सा है। हमको पता है समृद्ध वर्ड में क्या क्या आता है, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। तो इन ऑप्शंस में ऐसा कोई नहीं है, पर आप जाइएगा बड़ा ऊ जो आपको दिखेगा, छोटा ऊ दिख रहा है, हालांकि वो अर्ध समृद्ध होता है। तो इनमें से वैसे कोई नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मिस्टेक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बड़ा ऊ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होना चाहिए अगर ये बड़ा ऊ होता, लिखा होता तो। हालांकि ये अर्ध समृद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, यानी बड़ा ऊ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको पता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक वो होता है जिसमें व्यक्ति विशेष का नाम दिया जाए। जैसे अगर मैं नदी शब्द कहता हूं तो नदी शब्द क्या है? ये एक जाति है। लेकिन नदी का मैं आपको नाम बता दूं कि भाई कौन सी नदी, गंगा नदी, यमुना, तो वो क्या होता है? वो व्यक्तिवाचक। तो जब किसी शब्द का नॉर्मल सा मतलब शब्द हो तो वो आपका जाति ही है।
नदी है, किताब है। किताब क्या है? किताब एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन किताब में कौन सी किताब है? हिंदी, इंग्लिश, ये क्या व्यक्तिवाचक? कह रहा कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला ऑप्शन है संत, दीनता, लड़का और दूध। तो कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा दीनता। दीनता एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा, भाव है, क्योंकि दीनता जो होता है वो एक भाव है। लड़का एक जातिवाचक, लड़के का नाम अगर होता कोई जैसे मोहन तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। संत है तो ये जाति है, संत का नाम होता तो व्यक्तिवाचक होता। दूध, दूध एक प्रकार की जाति है, मतलब जातिवाचक संज्ञा है। किस कंपनी का दूध है? क्योंकि बहुत से कंपनी के प्रचार के अब दूध भी चलने लगे, तो वो आपका व्यक्तिवाचक। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अस्थाई भाव नहीं है, इनमें से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? आपको पता है रति, उत्साह, घृणा, जोश। तो जोश जो होता है कोई अस्थाई भाव नहीं है। रति जो होता है वो अस्थाई भाव होता है ना। जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव से पुष्ट होता है तो कौन सा रस होता है? वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा रस होता है रति नामक अस्थाई भाव। खैर श्रृंगार रस छोड़िए, हम बात करते हैं जोश। तो जोश शब्द क्या है? यह अस्थाई भाव नहीं होता। चलेंगे ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। औरस का विलोम क्या होगा? तो औरस का विलोम जो होता है अनौरस होगा, शरणार्थी होगा या दत्तक होगा। औरस का होता है दत्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, मोहन से तैरा जाता है। आइए आपको हम बताते हैं आज कुछ खास बातें कि क्या कैसे पहचाने कि किसमें कर्तृवाच्य होगा, किसमें कर्मवाच्य होगा और किसमें भाववाच्य होगा। इसको भी थोड़ा जानने का तरीका होता है। अब ये तरीका इस तरह से हो कि जैसे किसी भी शब्द के द्वारा, जैसे कर्ता है, कर्तृवाच्य क्या है कि कर्ता है, ठीक है कोई बात नहीं। कर्ता के साथ साथ अगर ये बात देखा जाए, कर्ता के साथ अगर से या के द्वारा लगा है, ठीक है, जैसे से या के द्वारा लगा है और साथ में कर्म भी दिया है तो उसमें कर्मवाच्य होता है। लेकिन किसी शब्द में अगर से या के द्वारा नहीं लगा है, ठीक है, से या के द्वारा नहीं लगा है तो वहाँ पे क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। ठीक। और अगर किसी शब्द के द्वारा सिर्फ से या के द्वारा लगा हो लेकिन वहाँ कर्म ही उपलब्ध ना हो तो वहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे कर्म ही उपलब्ध ना हो तो क्या होगा? वहाँ पे भाववाच्य होगा। यानी अगर कर्तृवाच्य में आपने क्या देगा कि कर्ता के जस्ट बाद से या के द्वारा नहीं लगा होना चाहिए लेकिन कर्म हो तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य है। लेकिन दूसरे में अगर आगे जो है से या के द्वारा लगा है और कर्म भी उपलब्ध है तो उसमें कर्मवाच्य होगा। लेकिन जिसमें से या के द्वारा लगा हो लेकिन कर्म उपलब्ध ना हो तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। जैसे कहा गया है कि मोहन से तैरा जाता है, हालांकि तैरा शब्द है, तेरा लिखा गया है, तैरा जाता है, यानी ये हो जाएगा एक भाव है, कोई यहाँ पे कर्म नहीं है। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, गोदान, गुनाहों का देवता, मैला आंचल और तमस। गोदान किसकी रचना है? आपको पता है ये प्रेमचंद की रचना है। गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का है। मैला आंचल की बात करें तो यही आंचलिक उपन्यास है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का है। आपको पता होना चाहिए मैला आंचल इंपॉर्टेंट भी है, गुनाहों का देवता भी इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता जो कि आ भी चुका था अभी जस्ट पिछले एग्जाम में। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। मैला आंचल यही इसका राइट आंसर है क्योंकि ये एक आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। और जो तमस रचना है ये भीष्म सहनी का है। मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया आपके लिए क्योंकि मेरा उद्देश्य है ऑप्शंस के क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑप्शंस भी सीखेंगे तो उसका ये डबल क्वेश्चन, अगर 10 प्रश्न है तो 20 प्रश्न वैसे ही हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का है। अगला क्वेश्चन, पर्वत के नीचे की भूमि को क्या कहा जाता है? तो पर्वत के नीचे की भूमि को क्या कहा जाता है? चोटा, उपत्यका या मैदान? तो पर्वत के नीचे की भूमि को कहा जाता है उपत्यका। चोटा नहीं कहते ना मैदान, इसको कहते हैं उपत्यका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? पूछ रहे हैं कि ए का उच्चारण स्थान क्या होगा।
तो क्या हो सकता है ए का उच्चारण स्थान? ए का उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए कि ये कंठ तालव्य होगा, तालु होगा, कंठोष्ठ होगा। तालु आपको पता है इचु यसा नाम तालु, यानी ई और चा वर्ग या और सा, यानी कि छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए या चा वर्ग में चाहे जो वर्ड हो, चाहे राजा या और सा आता है तो तालु होता। कंठोष्ठ में कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठम, तो वो अलग होता है। और ये चला जाएगा ए जो है ए दैतो कंठ तालु, यानी कि इसमें ए आता है, तो ये चला जाएगा कंठ तालब भी जो है ऑप्शन नंबर ए कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर ए सही है, कंठ तालब भी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा संत कवि नहीं है? संत कवि कौन नहीं है? कबीरदास, रैदास, मीराबाई, दादू दयाल। आपको पता ही होगा कबीरदास के बारे में बहुत खास लाइन लिखी गई है। कबीरदास के बारे में कहा गया था कि कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा उनके सामने कुछ लाचार सी नजर आती थी। मतलब कहने का मतलब है कि कबीरदास के पास भाषा की ऐसी कला थी कि जो भी शब्द वो कहते उसका एक अलग ही भाव निकलता था, यानी भाषा पे उनकी पकड़ बहुत ठीक ठाक थी, बहुत बढ़िया थी। तो इनमें संत कवि कौन नहीं है? तो कबीरदास या रैदास या मीराबाई या दादू दयाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई कोई संत कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पंचवटी के रचनाकार कौन है? किसके? पंचवटी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो आपको पता है प्रेमचंद्र की बहुत रचनाएं हैं, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, अजात शत्रु, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, बहुत सी रचनाएं हैं। प्रेमचंद की भी ऐसे बहुत हैं, गोदान गमन, निर्मला, तो वो बहुत सी रचनाएं उनकी है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है पंचवटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केतु शब्द की पर्यायवाची है। इसकी पर्यायवाची क्या है? जल, वृक्ष, झंडा या ग्रह। तो आप में से ज़्यादातर लोग यही जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएंगे, पर इसका सही आंसर होगा झंडा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। केतु शब्द की पर्यायवाची है झंडा, झंडा की पर्यायवाची है केतु। क्वेश्चन नंबर 12, आप जैसा समझें करें, इसमें आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो ये निश्चयवाचक है, निजवाचक है या प्रश्नवाचक? बताइए जरा, सोचिए क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट हैं। ये जितने प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों को आपको, इसी से जुड़े हुए प्रश्न आपको लगभग प्रैक्टिस कर लेना है। जान लीजिए यही टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करने हैं, इन्हीं से आपको काम कर जाना है, ऐसे टॉपिक से आपको प्रश्न सुनना है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबसे सहयोग अपेक्षित है। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जैसा समझें करें, इसमें आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आपको पता है कि निश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में प्रश्न किया होता है, निजवाचक में बताया जाता है, जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, आई विल डू वर्क माई सेल्फ। तो यह निश्चयवाचक में जहाँ पे कोई निश्चितता दिखाई पड़े। लेकिन ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 13 की तरफ। अनुज शब्द का विलोम क्या होगा? अनुज शब्द आपको पता, अनुज मीन्स छोटा होता है, तो इसका हो जाएगा अग्रज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अज्ञेय की रचना नहीं है, तो अज्ञेय की रचना कौन सी नहीं है? तो कोई बताएगा अज्ञेय की रचना कौन सी नहीं है? आप जरूर इसका सोचिए, थिंक अबाउट इट, सोचिए थोड़ा बहुत, क्या हो सकता है इसकी रचना? अज्ञेय की रचना इसमें से नहीं है। इत्यलम, सांप, हरी घास पे क्षण भर, छन नहीं है वो क्षण है, क्योंकि टाइपिंग जब किया जाता है तो वहाँ पे वो क्षण ढंग से बन नहीं पाता, तो ये क्षण भर आप मानकर चलेंगे। हरी घास पर क्षण भर, और लास्ट है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो किसका है ये? कौन सा अज्ञेय की रचना नहीं है? तो जो शुरुआत के तीनों हैं, यानी इत्यलम, सांप और हरी घास, क्षण भर, ये अज्ञेय की रचना
है, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा है। ये रचना है मुक्तिबोध का। किसका है ये मुक्तिबोध जी का ये रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव आंसर पूछा है। 15वां क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका हाल में ही विवाह हुआ हो दुल्हन कहलाएगी, नवूढ़ा कहलाएगी, नववधू कहलाएगी या नवविवाहिता कहलाएगी? क्या कहलाएगी वो? आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये नवूढ़ा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। प्रधानमंत्री शब्द अभी पहले ही मैं बता चुका हूँ। ऋण यौगिक योग ऋण पहचानने का, ऋण में क्या दोनों शब्दों को अलग करो कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन प्रधान और मंत्री को अलग कर दोनों को अलग अलग मतलब निकल रहा है, यानी ये यौगिक शब्द होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तीसरे की ओर संकेत करता तो योग ऋण होता। दही बड़ा में कौन सा समास है? बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या कर्म धारय समास है? धैर्य लिखा हुआ है कि कर्म धारय होगा। तो दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में तत्पुरुष समास है, ना कि द्वंद्व समास। सोच समझ के आप उत्तर करिएगा, क्योंकि दही बड़ा में तत्पुरुष समास ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग द्वंद्व ही समझेंगे, इसलिए मान कर चलिएगा इसको इम्पॉर्टेंट। ये आईएमपी में इसको रखा करिए, हालांकि बहुत से क्वेश्चन आईएमपी इसमें थे। तो तत्पुरुष समास इसमें इम्पॉर्टेंट मतलब हो जाएगा दही बड़ा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। यामा किसकी रचना है? किसकी रचना है यामा? यामा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला या कोई नहीं? तो ये रचना हो जाएगा किसका? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का रचना हो जाएगा यामा। सुमित्रा नंदन पंत की लोकायतन बहुत फेमस रचना है। इनमें से कौन सा जापानी शब्द, यानी जापानी शब्द संज्ञा की दृष्टि से कैसा शब्द है? ये जो जापानी शब्द है वो संज्ञा की दृष्टि से कैसा शब्द है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है कि भाव की द्रव्य? आपको पता है जापानी कोई भाव नहीं है, कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता, तो व्यक्ति और जाति में कोई एक होना है। सोचिए जरा। और कौन से प्रश्न आपको थोड़ा कठिन लगे, जिसमें आपको थोड़ा बहुत संदेह हो रहा था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, ज़रूर बताया करिए। अपने अपने जो रिव्यू है आपको कैसा लगता है वीडियो, किस तरह का आपको इस पे, और क्या आपको इसमें सुधार चाहिए, किस तरह के प्रश्न और आप चाहते हैं। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं किसी तरह उन प्रश्नों को ही डालता हूँ जो मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने एग्ज़ाम दिया है यूपी टेट सीटेट का, जो मैंने फेस किया है, मैं उसी के अनुभव को बनाकर मैं प्रश्नों को देता हूँ आप सभी को, कि इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आते हैं लगभग, तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं केवल शामिल भी करता हूँ। तो जापानी शब्द ये संज्ञा की दृष्टि से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वह कवि कौन है जो तत्काल कविता कर डालता है? उसे क्या कहा जाता है? आंसू कवि, निराला, महादेवी पंत, कौन होगा? तो आपको पता है, बिल्कुल ही आप सब जानते हो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंसू कवि उसे कहा जाता है जो तत्काल कविता कर डालता हो। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं में से आपका लगभग हो जाएगा। विश्वास रखिए और हमसे ज़्यादा खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा करोगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भटकना नहीं है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो यहाँ तो बताया ही जा रहा है। इसीलिए मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए, और इन क्वेश्चंस को इस तरह जोड़ा करिए कि हमको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। यानी आप अगर घर पर प्रैक्टिस भी कर रहे हो किताबों से, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने वीडियो को देखा, आप सभी का